जब पटेल ने राज्यों को भारत संघ में शामिल किया तो उनसे एक वायदा किया कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी राज्य की सीमाओं में या राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लीगल वेब सीरीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के ऊपर, अनुच्छेद 3 संविधान का, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कश्मीर के लिए यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ी है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर को लेकर जो मामला पेंडिंग है, लंबित है, उस पर क्या चर्चा हो सकती है, क्या बहस हो सकती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनाया जाना उचित है या अनुचित है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह अनुच्छेद 3 बहुत जरूरी है उन एग्जाम्स के लिए जिनकी आप तैयारी में लगे हुए हैं। यदि आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि धारा 3 को अच्छी तरह से समझें, और इसीलिए आज हम आपके बीच में इसका पूरा विवरण लेकर आए हैं। साथियों, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही है धारा 370 को लेकर, उसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि क्या धारा 370 को संविधान से हटाया जाना उचित है, जस्टिफाइड है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरा मुद्दा यह रहेगा कि क्या सेंटर किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकता है, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर सकता है। तो साथियों, इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें, आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट formation of new states and alteration of boundaries, areas or names of existing states. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. B. Increase the area of any state. C. Diminish the area of any state. D. Alter the boundaries of any state. E. Alter the name of any state, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the President to the legislature of the state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the President may allow, and the period so specified or allowed has expired. Explanation 1. In this article, in clause A to E, state includes a union territory, but in the proviso, state does not include a union territory. Explanation 2. The power conferred on Parliament by clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. तो साथियों, यह है अनुच्छेद 3 जिसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाकर स्टेट की दो राज्यों की सीमाओं को मिलाकर या उन दो राज्यों को इकट्ठा करके या उन दोनों राज्यों में से कुछ हिस्सा लेकर इस प्रकार से किसी भी एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। यह पार्लियामेंट यानी संसद कानून बनाकर कर सकती है। इसका जो सब क्लॉज बी है उसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमाओं को बढ़ा सकती है, सी में कहा गया है कि घटा सकती है, और डी में कहा सकता है कि उसकी सीमाओं का फेरबदल कर सकती है, और ई में कहा गया है कि किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। साथियों, लेकिन प्रोवाइजो इसका यह कहता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब इनमें भी हमने पढ़ा कि कोई भी दो स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बनाया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज को लेकर एक स्टेट बनाया जा सकता है, या उसका नाम बदला जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है।
तो इस तरह से यदि कोई भी एक्शन पार्लियामेंट लेने वाली है, उस एक्शन को लेने से पहले पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह उन स्टेट्स की मंजूरी ले, उनसे डिस्कस करे, उसकी रजामंदी ले कि इस मसले पर उनकी क्या राय है। इस प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय एक रेफरेंस वहां पर प्रस्तुत करेंगे उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में और उनसे उस विषय पर उनकी राय जानना चाहेंगे, और उसके लिए कोई भी जो टाइम उसमें स्पेसिफाइड है वह असेंबली, उस राज्य की असेंबली अपनी राय उसमें दे सकती है। साथियों, यहां पर धारा 370 को हटाने से पहले बीजेपी सरकार ने संविधान से इस अनुच्छेद के इस प्रोवाइजो को निकाला ताकि जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, राज्य की जो विधानसभा है, वहां पर यह रेफरेंस के लिए जाए ही ना मुद्दा, उनसे रेफरेंस लेने की कोई जरूरत ही ना हो और यह केवल और केवल संसद के भीतर तक ही सीमित रह जाए। तो साथियों, हमने देखा कि संसद में इस मुद्दे पर काफी बहस हुई, लेकिन यह मुद्दा कश्मीर की विधानसभा तक नहीं जा सका। तो साथियों, उसी बात पर, इसी विषय को लेकर अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने बताया कि दो विषय मुख्य रहेंगे कि क्या किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, दूसरा कि क्या धारा 370 को हटाना संवैधानिक है। साथियों, यह कहा जाता है कि आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 संविधान के संघात्मक ढांचे का सबसे कमजोर पहलू है। जब भी यह सवाल उठता है कि क्या भारत एक संघात्मक राज्य है, फेडरल स्टेट है, या एक यूनिटरी स्टेट है, या एकात्मक राज्य है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग केंद्र के साथ में एक राज्य है, तो साथियों इस पर यही बात निकल कर आती है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट है हमारे भारत के संघात्मक ढांचे का, क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान में जो स्टेट्स हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको प्रिजर्व नहीं किया गया है, उसको संरक्षण नहीं दिया गया है। और क्योंकि पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि वह उसमें उस राज्य में किसी भी प्रकार की जो हमने अभी तब्दीलियां गिनाई थी वह सब तब्दीलियां पार्लियामेंट कानून बनाकर कर सकती है। तो इस तरह से जैसे कि अभी इस वीक पॉइंट को बीजेपी ने करके दिखाया कि किस तरह से वह अपनी मनमानी करके, यानी सेंटर अपनी मनमानी करके राज्यों के साथ में व्यवहार कर सकता है। इसीलिए इसको यह कहा जाता है कि यह भारत के संघात्मक ढांचे के लिए एक सबसे कमजोर पहलू है, क्योंकि इसमें भारत के राज्यों की संप्रभुता को संरक्षण प्राप्त नहीं है। यहां पर संविधान सभा में आर्टिकल 3 के ऊपर क्या बहस हुई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय जब ओरिजिनली जब यह आर्टिकल संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया तो उसमें यह प्रावधान था कि सबसे पहले तो उस स्टेट की यानी राज्य की जो पब्लिक है, जनता है, उसकी जो मेजॉरिटी है वह क्या चाहती है, इस बात को डिस्कस किया जाएगा, इस बात पर सोचा समझा जाएगा, विचार किया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस राज्य की जो विधानसभा है उसकी मेजॉरिटी के आधार पर यह डिसीजन लिया जाएगा। तो यह बहस संविधान सभा में 17-18 नवंबर 1948 को हुई। संविधान सभा में केटी शाह ने यह कहा कि अब जो अंबेडकर अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, और वह प्रॉब्लम यह है कि दो तरह की स्टेट्स हमारे पास थी, एक तो प्रोविंस थी और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स थी। साथियों, जो प्रोविंसेस थी वो ये स्टेट थी जो हमें अंग्रेजों से आज़ादी के बाद उनके द्वारा हमें हैंडओवर की गई, हमें दे दी गई, आधिकारिक तौर पर हमारे पास आ गई, जिन पर भारत की सरकार का पूरी तरह से अधिकार था, उनकी सरकार का उस पर पूरी तरह से अधिकार था। लेकिन साथ ही भारत की जो प्रोविंसेस स्टेट थी उनको हैंडओवर करने के बाद जो अन्य जो राज्य बचे, जिसमें राजाओं और महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, और उन्होंने भारत के साथ में अपनी अपनी संधियों के अनुसार विलय जब किया तो दो तरह के स्टेट्स भारत में हो गई, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। तो साथियों, अंबेडकर का यह सुझाव था कि जो प्रोविंसेस हैं उस पर तो इस तरह से, उस पर तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसकी बाउंड्रीज को किसी तरह से अल्टर करने का, बदलने का, बढ़ाने का, घटाने का, उनका नाम बदलने का किसी भी प्रकार का अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो बाउंड्रीज हैं उसमें परिवर्तन तब तक ना किया जाए जब तक कि वहां की जो जनता है पहले उनसे रजामंदी ली जाएगी, प्रायर कंसेंट उनसे ली जाएगी, उसके बाद ही पार्लियामेंट में इसके मार्फत बिल प्रस्तुत किया जाएगा कानून बनाने के लिए। संविधान सभा में केटी शाह ने यह सुझाव दिया कि जब हम किसी
स्टेट की बाउंड्री बदल रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, तो सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि उस राज्य की जनता से रेफरेंडम कराया जाए, उनकी रजामंदी ली जाए, उनकी व्यूज पूछे जाएं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि यह मेरी बात बहुत ही क्रांतिकारी लगे संविधान सभा को, तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर वहां ऐसा रेफरेंडम नहीं किया जा सकता है या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस राज्य की विधानसभा से राय मशवरा करके उनके विचार लेने के बाद ही ऐसा किया जाए। साथ ही केडी शाह ने यह भी कहा कि केवल जो लोग वहां से चुनकर संसद में आए हैं, यानी कि उस राज्य के जो लोग चुनकर संसद में आए हैं, केवल उनकी राय लेना ही काफी नहीं है। जैसा कि अभी कश्मीर के मामले में बीजेपी ने किया और संसद में जो कश्मीर से चुने हुए जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने जो बहस की उसी के आधार पर उन्होंने यह निर्णय ले लिया। केटी शाह ने संविधान सभा में कहा कि आई एडमिट दैट इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी रूल शुड प्रिवेल, but the majority has not the monopoly of being always right and still less to be always just। इसका मतलब यह है कि हमेशा जो मेजोरिटी है वो सही नहीं होती और हमेशा यह नहीं होता है कि मेजोरिटी जो बात कह रही है वह न्यायिक है और सही है। If that is so, I strongly believe so, then I submit that the only recourse available with us is that कि उस स्टेट के लोगों से राय ली जाए। जब आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 संविधान का कश्मीर में एक्सटेंड किया गया था, यानी कि जब इसका जो कश्मीर का भारत के संघ के साथ में विलय हो रहा था, जो संधि जब हस्ताक्षर हुई, तो उसमें यह शर्त लगा दी गई थी कि कुछ भी ऐसा कार्य करने से पहले उस राज्य की यानी कश्मीर की असेंबली की, कश्मीर के लोगों की राय ली जाएगी। लेकिन यह घटिया पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि जब कश्मीर की धारा 370 को संविधान से हटाना था, तो उससे पहले ही जो प्रोवाइजो है आर्टिकल 3 का, अनुच्छेद 3 का, उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि यह पहले से ही एक षड्यंत्र के तहत पहले से ही निर्णित था कि ऐसा सरकार करने वाली है, जिसके लिए कि इस आर्टिकल के इस प्रोविजन को हटाया जाना बहुत जरूरी था। यदि इस अनुच्छेद के इस प्रोविजन को नहीं हटाया जाता तो वहां की जनता से इस बात के बारे में कि वहां से धारा 370 हटाई जाए या नहीं हटाई जाए, इसके बारे में कभी भी विचार नहीं आ पाते और यह धारा 370 कश्मीर से कभी भी हट नहीं पाती। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बात और कही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई भी हम जब वादा करते हैं किसी से तो उसकी वादा खिलाफी ना हो। इस बात का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बात की बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो साथियों, जब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जब भारत के संघ में अपना विलय कर रही थी, तो जो संधियां उनके साथ में हो रही थी, तो उसमें उन्होंने यही शर्तें रखी थी कि उनकी प्रायर कंसेंट के बगैर, यानी उनकी पूर्व मंजूरी के बगैर उनकी जो राज्य की जो सीमाएं हैं उनको ना बदला जाए, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी न की जाए। तो साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह कहा कि हमें इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तरह की अगर हमें स्टेट्स की सीमाओं से छेड़खानी करनी है, उनके नाम बदलने हैं या उनको सीमा में परिवर्तन करना है, तो हमें उन स्टेट्स की प्रायर कंसेंट जरूर ले लेनी चाहिए। संविधान सभा में के संथानम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और जो कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी समुदाय की स्वतंत्रता और आजादी के लिए, उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह बात कही कि अगर किसी राज्य में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर जुल्म करती है, अत्याचार करती है, और वहां की माइनॉरिटी यह चाहती है कि उनकी अलग से स्टेट बन जाए, तो उनके लिए यह कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां की जो मेजॉरिटी है उन्हें कभी भी वहां से स्वतंत्र नहीं होने देगी, अलग उनका राज्य नहीं बनने देगी। तो साथियों, इसलिए के संथानम ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि यदि ऐसा हुआ तो जो उनके अधिकारों का बहुत ही बड़े पैमाने पर निगेशन होगा, जो उनकी आजादी है और जितने भी अधिकार या मौलिक अधिकार हमने संविधान में निहित किए हैं, सुरक्षित किए हैं, उनके कोई मायने उस माइनॉरिटी के लिए रह ही नहीं जाएंगे। यदि हमें उस माइनॉरिटी को संविधान के मौलिक अधिकारों से अगर हमें साक्षात्कार करवाना है, तो यह बहुत जरूरी होगा कि उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि यदि कोई मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी के ऊपर किसी राज्य में कुछ अत्याचार कर रही है, तो उन्हें भी अपनी बात कहने का हक हो। के संथानम ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया संविधान सभा के सामने कि साहब देखिए, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो आंध्रा लोग हैं वे अलग से अपना आंध्र प्रदेश चाहते हैं, और आंध्रा लोग जो हैं वे माइनॉरिटी में हैं, और जब यह प्रपोजल जाएगा उनकी विधानसभा में,
तो वहां पर यह प्रपोजल कभी भी पास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कभी भी उनको अपना आंध्रा नहीं मिल पाएगा। जहां केटी साहा यह बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी यह होगी कि वहां की जनता से पूछा जाए, या अगर जनता से नहीं पूछा जा सकता, रेफरेंडम जनता के बीच में आकर नहीं हो सकता है, तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो कि विधानसभा में गए हैं उनकी राय ले ली जाए। लेकिन साथियों, यहां पर के संथानम जो बात कह रहे हैं वह इस बात के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने एक ऐसी बात कही कि बिल्कुल ही जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको निगेट करती है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से यदि बहुमत का शासन चले, यदि बहुमत की बात चले, बहुमत की मर्जी मानी जाए, तो तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के लोगों को, आंध्रा लोगों को आंध्र प्रदेश कभी भी नहीं मिल सकेगा। सिब्बल सक्सेना ने कहा कि जो वादा पटेल ने किया है राज्यों से, जब पटेल ने राज्यों को भारत संघ में शामिल किया संधियों के द्वारा, तो उनसे एक वादा किया कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी राज्य की सीमाओं में, राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथियों, यह बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही जरूरी समझने वाली बात है कि जिस पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति यह बीजेपी सरकार लगाती है, उसी पटेल की नाक कटवाने के लिए या उस पटेल के प्रॉमिस को बनाए रखने के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और ना किसी भी सिद्धांत की, ना भारत की नैतिकता, भारत की संस्कृति, किसी भी बात की परवाह नहीं की है। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साथियों, राज बहादुर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा व्यू दिया संविधान सभा में कि उन्होंने कहा कि जो प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है ये सही नहीं है। जो अंबेडकर कह रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सॉवरन है, संप्रभु हैं, यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो संप्रभुता है, यह जो सॉवरेंटी है, ये जनता की सॉवरेंटी नहीं है, यह राजाओं महाराजाओं की सॉवरेंटी है। संविधान सभा में जो अंबेडकर का अमेंडमेंट था वह अप्रूव हो गया। जैसा कि बीजेपी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 को खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके लिए जो हथकंडा उन्होंने अपनाया कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया, जिसके कारण वहां की जो संविधान सभा है वह सस्पेंड हो गई। और उसके सस्पेंड होने से इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वहां पर जो है उस विधानसभा में इस बात के ऊपर, धारा 370 के ऊपर कोई बहस हो पाए या उनके कोई राय। इसी तरीके से अभी यदि उड़ीसा को बिहार में मर्ज कर दिया जाए, या उड़ीसा या बिहार को किसी को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, जैसे कि अभी कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो साथियों, ये जो खतरा है भारतीय संविधान के संघात्मक ढांचे के ऊपर लगातार बना रहता है कि यदि राज्यों की जो सॉवरेंटी है, जिसके कारण कि अगर उनकी सॉवरेंटी नहीं है, अगर वे केंद्र का ही एक हिस्सा है, तो फिर यह संघात्मक ढांचा नहीं है। संघात्मक ढांचे का मतलब होता है, फेडरल जो गवर्नेंस होती है, फेडरल जो सिस्टम होता है, उसका मतलब यह होता है कि विभिन्न राज्य जिनके पास अपनी शक्तियां हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी टेरिटरी है, और अपनी बात को रखने के लिए एक विधानसभा है, अपने लोगों की बात को रखने के लिए एक विधानसभा है, अपने लोगों के भलाई के लिए, कानून बनाने के लिए विधानसभा है। और जब वे राज्य मिलकर एक टेरिटरी का निर्माण करते हैं, यदि उनके साथ में इस तरह से केंद्र अगर मनमानी कर सकता है, तो यह संघात्मक ढांचा किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहा गया पहले कि इसमें जो आर्टिकल 3 है वह भारत के संघात्मक ढांचे के लिए बहुत ही कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, और यह भारत में बीजेपी की सरकार ने करके भी दिखाया। और उसमें उस राज्य से कंसेंट जैसी कोई चीज नहीं ली गई है, वहां के लोगों से उनके व्यूज नहीं लिए गए हैं। वहां की जो जनता है वह, उसके लिए रहने के लिए दशाएं अलग हैं, जलवायु अलग है, टेरिटरी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, सब कुछ अलग है। और उसके अलावा इतना ही नहीं है, बल्कि वहां जो उस राज्य का जब भारतीय संघ में विलय हुआ तो एक संधि के जरिए हुआ, उस संधि में शर्तें लिखी गई, उन शर्तों के आधार पर उस राज्य का भारत के अंदर विलय हुआ। उन शर्तों का क्या हुआ, उन शर्तों में जो वादा किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा कश्मीर राज्य से, उन वादों का क्या हुआ? क्या वो वादा खिलाफी हो गई? क्या भारत की सरकार के ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर सकता? क्या भारत की सरकार कभी भी किसी के साथ में भी मनमर्जी का व्यवहार कर सकती है? तो साथियों, इसी प्रकार
यह अनुच्छेद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है इसका प्रोवाइजो, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ भी राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले उस राज्य के लोगों से, उस राज्य की विधानसभा से प्रायर कंसेंट ली जाएगी, उसके व्यूज लिए जाएंगे। इस बात पर जो है हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही जहां पर भारत के संविधान का आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद पहला यह कहता है कि द इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाए? अगर सभी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाएगा तो उसके बाद संघ किसे कहेंगे और किस बात का संघ, किन राज्यों का संघ? प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में एक वॉचमैन की तरह होता है। वह वहां की विपरीत परिस्थितियों में उन जरूरी कार्यों को करने का कार्य करता है जो कि वहां की गवर्नमेंट को करना चाहिए। साथियों, वह ऐसा कोई बिल पास कर सकता है जिससे कि वहां के लोगों की रुकी हुई सैलरीज मिल जाएं, जो कि बहुत जरूरी होता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है कि वहां की जनता के जो व्यूज होने चाहिए जिस बात के ऊपर, कि उनको भी वह अपने आप से एक्सप्रेस कर दे पार्लियामेंट के भीतर। प्रेसिडेंट रूल यह नहीं कह सकता कि जो हमने कहा है वही जनता की ओपिनियन है और उसी को मान लिया जाए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा जो स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस था, डिस्टिंक्शन थी कि कुछ स्टेट्स प्रिंसिपल स्टेट्स थी और कुछ प्रोविंसेस थी, तो साथियों इस डिफरेंस को खत्म कर दिया गया क्योंकि सारी स्टेट्स जो हैं वो भारत के संविधान के अंदर विलय कर गई, मर्ज कर गई। और लेकिन कश्मीर ने मर्ज नहीं किया था, कश्मीर का विलय नहीं हुआ था, उसके लिए अनुच्छेद 370 चलता रहा। देखते हैं कि किस तरह से इस आर्टिकल 3 का अब तक इस्तेमाल हुआ है। साथियों 1951 में असम की कुछ सीमा को लेकर भूटान को दे दिया गया। 1953 में आंध्र बनाया गया मद्रास की टेरिटरी को लेकर। 1956 में हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर जो नेटिव स्टेट्स थी उनको एक कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। तो 1956 में बिहार का कुछ हिस्सा लेकर बंगाल को दे दिया गया। इसी तरह से राजस्थान की कुछ टेरिटरी लेकर मध्य प्रदेश को दे दी गई। नागालैंड 1962 में बन गया, हरियाणा 1979 में बन गया और उसके बाद फिर और अन्य स्टेट बन गए जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना आदि आदि। यहां इस आर्टिकल के संबंध में यह समझना बहुत जरूरी है कि चाहे संविधान में कुछ भी प्रावधान हो कि हमें राज्यों की जनता की जो व्यूज हैं उनका सम्मान करना चाहिए। वहां की जो विधानसभा है, जो कि वहां की जनता है, वहां चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर आके बैठते हैं, उनके व्यूज लेकर हमें जो है आगे कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। एक संघात्मक राज्य एक यूनिटरी राज्य से हमेशा बेहतर होता है और एक संघात्मक राज्य का मतलब कभी भी एक यूनिटरी यानी एकात्मक राज्य नहीं होता है, क्योंकि भारत जो है विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक देश, एक राज्य बनाया गया है। इसलिए हमें सदैव उन राज्यों की इच्छा और उनके व्यूज का सम्मान करना चाहिए, उनसे चर्चा करते रहना चाहिए ताकि संविधान का भी उसी तरह सम्मान हो। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के लोगों ने अपने आप को इस भारत के संघ में किसी विश्वास पर सौंपा है, तो उस विश्वास को कायम करना, उसको कायम रखना इस देश की सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। साथियों, इसी के साथ यदि हमारी यह वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैं इसी तरह से और भी जानकारियां आपके समक्ष लाता रहूं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा